नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 थ्रू एमसीक्यूज में आज हम करने जा रहे हैं सेट 12। जैसा कि आपने देखा, हम पॉलिटी को अभी डिस्कस कर रहे हैं। लगभग और 5-6 सेट्स में हम पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा यूपीएससी स्टैंडर्ड के हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, देखिए इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ तो लेंगे पर कभी याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, मिस्टेक होगी, तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि क्या एग्जैक्टली उसके पीछे का एनालिसिस था। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सीरीज में हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज करेंगे यूपीएससी के सिलेबस का। साथ साथ अगर आप पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यहाँ कंप्लीट कवरेज होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट जैसी चीजें कवर की जा रही हैं। सोर्सेज में हम बात करें, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र भी कवर की जाएगी। करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं 2022 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीरीज काफी हेल्पफुल है। इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन 111 की तरफ। 110 हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एट पार सो फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न। यानी इसमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिसपे फंडामेंटल राइट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं? मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, member of forces charged with the responsibility of maintenance of public order, member of forces employed in connection with communication system set up in the country, member of forces employed in connection with communication system for maintenance of public order। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस पे स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें कौन सी ऐसी कैटेगरी है स्पेसिफिकली जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एट पार नहीं ट्रीट किया जाता। देखो, पब्लिक ऑर्डर के केस में इन जनरल अगर आप बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन हाँ, बाद में उसको अमेंड कर दिया गया था। सिमिलरली इन केस ऑफ फोर्सेज कनेक्टेड विद योर मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आर्म फोर्सेज की, तो वहाँ पे एट पार नहीं किया जाता है। ठीक है, वहाँ एट पार नहीं होता, बाकी केसेस में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। Which of the following is not true of Article 32 of the Indian Constitution? आर्टिकल 32 का इसमें से कौन सा करेक्ट पार्ट नहीं है? ठीक है, इसमें से क्या ट्रू नहीं है, आर्टिकल 32 को क्या डिपेक्ट नहीं करता? अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, हाई कोर्ट को नहीं देता। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। अंबेडकर ने कहा था, इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अग्रीव पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल वेयर फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। Make sure this particular 32 is only in regard to Supreme Court and only helps you when there is threat to or there is breach of your fundamental right। जहां पे threat है और breach है fundamental right का, वहीं पे this particular article applies। सिंपल है। 226 की बात करें तो आपको पता ही होगा, 226 में हाई कोर्ट को सिमिलरली पावर दी जाती है। अच्छा, अगर हम 32 और 226 के कंपैरिजन की बात करें तो ऑब्वियसली 226 हैज मोर पावर्स। इन 226 यू कैन गो टू हाई कोर्ट अदर देन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए भी। इफ योर एनी अदर राइट हैज बीन वायलेटेड विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट स्पेसिफिकली, उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। चलते हैं क्वेश्चन 113 की तरफ। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल is basically is basically for which of the following reasons? क्या है इंक्लूजन का यहाँ पे रीजन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के इंक्लूजन का क्या रीजन है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, सो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए नहीं है बिल्कुल भी। गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादा एप्ट बैठता है। सोशल डेमोक्रेसी नो डाउट है, कहीं ना कहीं सोशलिज्म की बात करता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करता है, लेकिन गांधीयन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एज सच नहीं है। इट ओनली फोकसेस अपॉन सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी लाए इसलिए गए थे क्योंकि सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए एक बेस तैयार हो सके। फंडामेंटल राइट से क्या फुलफिल होता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है दैट गेट्स फुलफिल्ड। चलते हैं क्वेश्चन 114 की तरफ। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि हम बात करें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है, प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, कौन से चैप्टर का पार्ट है? इट इज क्लियरली डिपिक्टेड दैट इट इज आर्टिकल, कौन सा होगा बताओ? 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी का ये पार्ट रहेगा। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 51 में क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास पावर है, एक डीपीएसपी है, ड्यूटी है, पावर नहीं, एक ड्यूटी है कि वो इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को प्रमोट करे
और साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है बाकी कंट्रीज के साथ मेंटेन करे। उस इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, ऑब्लिगेशन उसको साइन करना पड़े तो वो जरूर करे। आशा बस यही है कि थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस यू शुड मेंटेन पीस अक्रॉस द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर्स। चलते हैं फिर 115 की तरफ। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इज एंश्राइंड इन। वेलफेयरिज्म की अभी अभी हमने बात करी, बहुत सिंपल है। सिमिलरली जैसे हमने देखा डीपीएसपी बात करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, वही होता है फंडा वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो लोगों के बारे में, लोगों के हित के लिए सोचे, है ना, विच वर्क्स फॉर द पीपल। गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आए, सोशल स्कीम्स लेके आए, इकोनॉमिक स्कीम्स लेके आए, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स लेके आए। सो अल्टीमेटली आइडिया इज DPSP make sure that the welfare perspective of the state gets fulfilled, है ना, लोगों को फायदा मिले। सो DPSP एम क्या है? सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट करना, सिटीजन्स को अच्छी लाइफ देना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, अल्टीमेटली एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना जो सबके हित के बारे में सोचे। चलते हैं क्वेश्चन 116 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी 14 बिल्कुल है, राइट टू फ्रीडम बिल्कुल है, राइट टू सिटीजनशिप ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज अ मियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 5 to 12। 5 से 12 के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको 23, 24 में मिल जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। Which one of the following is not part of directive principle of state policy as enshrined in the constitution? इसमें से कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में enshrined है? इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड पार्ट है बिल्कुल डीपीएसपी का। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। पर्सनल लॉ की प्रोटेक्शन की बात यहाँ नहीं की जाती आर्टिकल 44 में। इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, यानी कोई प्रोटेक्शन लॉ नहीं मिलेगा पर्सनल लॉस को। पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है फंडामेंटल राइट की तरह अंडर आर्टिकल 25 दैट यू कैन फॉलो योर ओन फेथ प्रोवाइडेड। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप हेल्थ किसी की इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को आप खराब नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना रिलीजन फॉलो करने दिया जाएगा। चलते हैं 118 की तरफ। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू, बहुत सिंपल है, वाजपेयी गवर्नमेंट ने ऐड किया था 86 अमेंडमेंट 2002। यहां से क्या हुआ था? 21A ऐड हुआ था, आर्टिकल 45 का ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ था। मतलब आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए काम करे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट बनाया, राइट टू एजुकेशन। ये क्या कहता है? ये राइट देता है 6 से 14 साल के बच्चों का कि उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, और वो फ्री एजुकेशन बाद में राइट टू एजुकेशन 2009 के चलते प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की 25% सीटों पे भी लगाई गई। क्लियर है ये बातें? इसी के साथ साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे, उनका स्कूल में एनरोलमेंट कराए। चलते हैं 119। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चलते कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, टू डिफेंड द कंट्री, प्रोवाइड एजुकेशन वन चाइल्ड, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अभी हमने देखा ये तीनों जो हैं ड्यूटी हैं, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, ये बेसिकली सरकार का काम है, ये हमारा सिटीजन का काम नहीं है। 119 का डी इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो पूरी ड्यूटीज एक बार पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना, ठीक है, जहां जहां पे सर्विस की जरूरत हो देना जाके, अपॉर्चुनिटीज जहां पे एजुकेशन की हो वहां पे बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारी चीजें ड्यूटी का पार्ट हैं। बट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज सरकार का काम है। कहां पे मिलेगा आपको? डीपीएसपी मिलेगा, ड्यूटीज में नहीं मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट? डीपीएसपी को लेकर इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बात बिल्कुल सही है, डीपीएसपी जो है वो अनएनफोर्सेबल है। 37 में क्लियरली मेंशन है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यस, गवर्नेंस में फंडामेंटल है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई डीपीएसपी इन मेकिंग लॉस। ड्यूटी नहीं है, याद रखिएगा, हाँ मतलब कर सकते हैं। देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ये गलत है, ठीक है। तो वैसे हम कह सकते हैं ड्यूटी स्पेसिफिकली नहीं है, बट हाँ कहा जाता है स्टेट को, एक डायरेक्शन दिया जाता है कि आप लोगों के हित के बारे में सोचो। तो ये तो तीनों देखो एकदम करेक्ट हैं।
3 फिर भी करेक्ट है, 4th तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करता नहीं, ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अभी हमने बात की वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज़ की बात करता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आई गेस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयरिज्म की बात करता है। तो यही जानना था मैं आज के 10 क्वेश्चन में, मिलेंगे अगले सेट में। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम कमीशन, पंचायती राज वगैरह से डिस्कस करेंगे और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।